वेलकम इन क्लास 2 ऑफ सॉफ्टवेयर टेस्टिंग सीरीज़। पिछली क्लास में हमने कवर किया था सॉफ्टवेयर किसे कहते हैं, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद हमने देखा कि सॉफ्टवेयर टेस्टिंग क्या होती है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में हमने दो टर्म्स को वेरिफिकेशन और वैलिडेशन को बहुत अच्छे से समझा और इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी देखा। दैन उसके बाद हमने ऑब्जेक्टिव्स और बेनिफिट कवर किए सॉफ्टवेयर टेस्टिंग के। आज की क्लास में हम ब्रीफली बात करेंगे एसडीएलसी के बारे में। एसडीएलसी के जो 6 फेज़ होते हैं हम उनको अंडरस्टैंड करेंगे और हम उसके बाद देखेंगे एसडीएलसी मॉडल। एसडीएलसी मॉडल के साथ साथ हम एसटीएलसी को भी समझेंगे और इनके बीच में डिफरेंस को देखेंगे कि एसडीएलसी और एसटीएलसी के बीच में क्या की डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि पिछली क्लास में हमने देखा जब हम सॉफ्टवेयर टेस्टिंग की डेफिनेशन पढ़ रहे थे कि जो सॉफ्टवेयर टेस्टिंग है वो एक इम्पोर्टेंट प्रोसेस है एसडीएलसी का। तो हमारे लिए ये समझना इम्पोर्टेंट हो जाता है कि एसडीएलसी क्या होता है। एसडीएलसी की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एसडीएलसी एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क या एक स्ट्रक्चर्ड प्रोसेस होता है जिसमें सॉफ्टवेयर को प्लानिंग से लेकर मेंटेनेंस तक डेवलप किया जाता है। या सिंपल वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि जब कोई कंपनी सॉफ्टवेयर बनाती है तो वो उसे रैंडमली कोडिंग करना स्टार्ट नहीं करती, वो एक प्रॉपर प्रोसेस फॉलो करती है। उसी प्रोसेस को एसडीएलसी कहते हैं। इनिशियल आइडिया से फाइनल डिप्लॉयमेंट तक सॉफ्टवेयर बनाने का कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस ही एसडीएलसी होता है। एसडीएलसी के 6 फेज होते हैं। पहला रिक्वायरमेंट गैदरिंग, देन डिज़ाइनिंग, देन डेवलपमेंट, टेस्टिंग, डिप्लॉयमेंट और लास्ट में मेंटेनेंस। हम एक एक करके इन 6 के 6 फेज़ को कवर करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रिक्वायरमेंट गैदरिंग फेज़ की। इसमें हम जानेंगे कि एक एसआरएस डॉक्यूमेंट क्या होता है। रिक्वायरमेंट गैदरिंग ये हमारा पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट और फंडामेंटल फेज़ या फिर स्टेज होती है जिसमें हम देखते हैं कि हमारे क्लाइंट की क्या रिक्वायरमेंट है और हमारा सॉफ्टवेयर बनाने का क्या पर्पस है। हम इसमें अपने टारगेट यूज़र को एनालाइज करते हैं। हम इन सभी रिक्वायरमेंट्स को एक डॉक्यूमेंट की फॉर्म में रखते हैं जिस डॉक्यूमेंट को हम एसआरएस मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बोलते हैं। एसआरएस को हम ऐसे ही डिफ़ाइन कर सकते हैं कि एसआरएस एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है विच कंसिस्ट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट्स टू बी डिज़ाइन एंड डेवलप्ड ड्यूरिंग द प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल। उसके बाद आता है हमारा डिज़ाइनिंग फेज़। जब हम सारी रिक्वायरमेंट्स गैदर कर लेते हैं, हमें एक आइडिया मिल जाता है, जब हम सभी चीज़ों को एक डॉक्यूमेंट में रख लेते हैं तो उसके बाद बारी आती है उसको डिज़ाइन करने की। सिंपली डिज़ाइन फेज़ को हम कह सकते हैं डिज़ाइनिंग द प्रोडक्ट आर्किटेक्चर। In the designing phase, the system architecture and software structure are planned. डिज़ाइन फेज़ में सॉफ्टवेयर का स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। इसमें डाटाबेस को डिज़ाइन किया जाता है, यूआई मतलब यूज़र इंटरफेस को प्रिपेयर किया जाता है। इस डिज़ाइनिंग फेज़ में हम दो तरह के या दो टाइप के डिज़ाइन क्रिएट करते हैं, एक हाई लेवल डिज़ाइन, दूसरी लो लेवल डिज़ाइन। अब हम तीसरे फेज़ की बात करते हैं जो होता है डेवलपमेंट फेज़। सिंपली हम इसमें भी बोल सकते हैं बिल्डिंग एंड डेवलपिंग द प्रोडक्ट। सबसे पहले जैसे रिक्वायरमेंट फेज़ में हमने रिक्वायरमेंट को गैदर किया, डिज़ाइनिंग फेज़ में हमने उन रिक्वायरमेंट्स को डिज़ाइन किया। अब डेवलपमेंट फेज़ में हम उस सॉफ्टवेयर को बिल्ड करने वाले हैं। इन द डेवलपमेंट फेज़ द एक्चुअल कोडिंग ऑफ द सॉफ्टवेयर टेक्स प्लेस। डेवलपमेंट फेज़ में एक्चुअल कोडिंग की जाती है, सोर्स कोड लिखे जाते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ होती हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जैसे जावा, पाइथन, C++, ये लैंग्वेजेस डेवलपर के द्वारा यूज़ की जाती हैं। जब डिज़ाइनिंग फेज़ में हमने जो डिज़ाइन डॉक्यूमेंट बनाए थे उनके बेस पे मॉड्यूल डेवलप किए जाते हैं, इंटीग्रेटिंग डिफरेंट मॉडल्स और फॉलोइंग कोडिंग स्टैंडर्ड्स एंड गाइडलाइन। और डिफरेंट तरह के स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइंस को डेवलपमेंट फेज़ में फॉलो किया जाता है।
हमारा चौथा और सबसे इम्पोर्टेंट फेज़ होता है टेस्टिंग फेज, जिसके ऊपर ये पूरी की पूरी सीरीज़ बनाई जा रही है, सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। तो टेस्टिंग फेज बहुत इम्पोर्टेंट होता है। द सॉफ्टवेयर इज़ टेस्टेड टू आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स एंड इंश्योर क्वालिटी। एग्जीक्यूट टेस्ट केसेस, इसमें टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट किया जाता है। टेस्ट केसेस क्या होते हैं, इनको हम आने वाले वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे। टेस्टर्स होते हैं वो बग्स को रिपोर्ट करते हैं, एरर्स को आइडेंटिफाई करते हैं, एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एंड एक्चुअल रिजल्ट्स को वेरीफाई करते हैं। सॉफ्टवेयर हमारी रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा है या नहीं, इस चीज़ को इंश्योर करते हैं। और जो हमारी STLC होती है वो यहीं से स्टार्ट होती है। STLC SDLC का ही एक पार्ट होती है। मतलब हम कह सकते हैं कि STLC is a subset of SDLC. Moreover, STLC is a subpart of SDLC. STLC stand for Software Testing Life Cycle. हमारा पांचवा फेज़ होता है डिप्लॉयमेंट फेज़। डिप्लॉयमेंट फेज़ में सॉफ्टवेयर को यूज़र को डिलीवर किया जाता है और यूज़र के लिए सॉफ्टवेयर को अवेलेबल कर दिया जाता है। अगर हम इसके की पॉइंट्स की बात करें तो सबसे पहले इंस्टॉलिंग सॉफ्टवेयर इन द प्रोडक्शन एनवायरनमेंट, दूसरा कॉन्फ़िगरिंग सिस्टम सेटिंग्स, तीसरा मेकिंग द सॉफ्टवेयर लाइव फॉर यूज़र्स, चौथा प्रोवाइडिंग इनिशियल यूज़र सपोर्ट। हमारा छठा और लास्ट फेज़ होता है मेंटेनेंस फेज़, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसमें हम सॉफ्टवेयर को कंटिन्यूसली मॉनिटर करते रहते हैं, इम्प्रूव करते रहते हैं डेवलपमेंट के बाद भी। अगर इसके की पॉइंट्स को देखें, फिक्सिंग पोस्ट रिलीज़ बग्स, मतलब जो डिप्लॉयमेंट के बाद बग्स रिलीज़ होते हैं उनको फिक्स करना मेंटेनेंस फेज़ में होता है। इम्प्रूविंग परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी, सॉफ्टवेयर की परफॉर्मेंस को और एफिशिएंसी को टाइम टू टाइम इम्प्रूव करना मेंटेनेंस फेज़ में किया जाता है। देन आता है हमारे पास अपडेटिंग सिक्योरिटी फीचर, देन उसके बाद एडिंग न्यू फीचर्स बेस्ड ऑन फीडबैक। अगर हमें यूज़र से कोई फीडबैक मिलता है किसी फीचर को इम्प्रूव करने का, तो हम मेंटेनेंस फेज़ में अपने सॉफ्टवेयर के फीचर्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। हमने SDLC के 6 फेज़ को ब्रीफली डिस्कस कर लिया है। अब हम बात करेंगे SDLC मॉडल्स के बारे में। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को एक्चुअली फॉलो कैसे किया जाता है, इसके लिए हम डिफरेंट SDLC मॉडल्स यूज़ करते हैं। हम इन्हीं डिफरेंट SDLC मॉडल्स को वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि SDLC मॉडल्स क्या होते हैं। An SDLC model is a structured approach that defines how the different phases of software development are executed. अगर हम सिंपल वर्ड्स में कहें तो इट इज़ अ सिंपल फ्रेमवर्क दैट गाइड्स द डेवलपमेंट प्रोसेस। डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन और डिफरेंट कंपनीज डिफरेंट मॉडल्स का यूज़ करती हैं, जो डिपेंड करते हैं उनके प्रोजेक्ट साइज़ के ऊपर, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी के ऊपर, उनके बजट, रिस्क लेवल और क्लाइंट रिक्वायरमेंट्स के ऊपर। अच्छा, SDLC मॉडल्स इतने इम्पोर्टेंट क्यों होते हैं? क्योंकि ये एक क्लियर डेवलपमेंट स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। ये प्रोजेक्ट मैनेजमेंट को बेटर बनाने में हेल्प करते हैं। ये सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करते हैं। ये प्रोजेक्ट रिस्क को कम करने में हेल्प करता है। किसी भी डेवलपमेंट को ऑर्गेनाइज्ड और सिस्टमेटिक बनाता है। किसी भी सॉफ्टवेयर बनाने वाली टीम को उसके रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी समझाने में मदद करता है। हमारे पास 4 तरह के मॉडल्स होते हैं। सबसे पहले होता है वाटरफॉल मॉडल, दूसरा वी मॉडल, देन तीसरा होता है हमारे पास स्पाइरल मॉडल और चौथा एजाइल मॉडल। सबसे पहले हम देखते हैं वाटरफॉल मॉडल। इन दिस मॉडल डेवलपमेंट फॉलोज अ लीनियर एंड सीक्वेंशियल अप्रोच वेयर ईच फेज मस्ट बी कंप्लीटेड बिफोर मूविंग टू द नेक्स्ट फेज। वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है, सबसे पहले एक फेज कंप्लीट होएगा, वो दूसरे फेज पे तब जाएगा जब तक वो पहला फेज कंप्लीट नहीं हो जाता, और ये प्रोसेस सीक्वेंशियली चलेगा, लीनियरली चलेगा, जैसे इसके नाम से सजेस्ट होता है वाटरफॉल।
अगर हम इसमें इसके की पॉइंट्स की बात करें तो ये समझने में इजी होता है और बहुत सिंपल मॉडल है। ये हर फेज़ को क्लियरली डिलीवर कर देता है, हर एक फेज़ को डिलीवर करता है अच्छे से। उसके बाद डॉक्यूमेंटेशन इसकी बहुत ज़रूरी होती है। अगर एक बार प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है तो उसको चेंज करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है इस मॉडल के अंदर। टेस्टिंग स्टार्ट्स आफ्टर डेवलपमेंट, इसमें जो टेस्टिंग होती है वो डेवलपमेंट के बाद स्टार्ट होती है। वाटरफॉल मॉडल की कुछ एडवांटेजेस होती हैं। ये इजी टू मैनेज है, बेस्ट फॉर स्मॉल प्रोजेक्ट। ये इसकी सबसे बड़ी एडवांटेज है कि ये छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत बेस्ट होता है। क्लियर प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर, इसका प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर होता है वो बहुत क्लियर होता है। इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस भी होती हैं, जैसे सबसे पहले होती है नॉट फ्लेक्सिबल फॉर रिक्वायरमेंट चेंज, लेट टेस्टिंग फेज। तीसरा रिस्क ऑफ डिस्कवरिंग इश्यू वेरी लेट। ये इसकी कुछ डिसएडवांटेजेस होती हैं वाटरफॉल मॉडल के अंदर। हमारा नेक्स्ट मॉडल होता है वी मॉडल। वी मॉडल क्या होता है? एक्सटेंशन होती है वाटरफॉल मॉडल की। इन दिस मॉडल टेस्टिंग एक्टिविटीज़ आर प्लान्ड इन पैरेलल विद डेवलपमेंट एक्टिविटीज़। इसका जो स्ट्रक्चर है वो वी लेटर की तरह दिखता है। जैसे वाटरफॉल मॉडल में तो क्या था कि जो टेस्टिंग है वो बाद में होती थी, बट वी मॉडल के अंदर टेस्टिंग पैरेलली चलती है। इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। टेस्टिंग इसमें अर्ली स्टार्ट हो जाती है, बेटर डिफेक्ट डिटेक्शन। तीसरा इम्प्रूव सॉफ्टवेयर क्वालिटी। वी मॉडल सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करता है और एरर्स को अच्छे से डिटेक्ट कर लेता है। अगर हम बात करते हैं वी मॉडल्स की एडवांटेजेस की, तो इसकी कुछ एडवांटेजेस हैं, जैसे अर्ली टेस्टिंग रिड्यूसेस बग्स। इसमें जो अर्ली टेस्टिंग होती है वो बग्स को रिड्यूस करती है। दूसरा, क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। इसके अंदर डेवलपमेंट और टेस्टिंग के बीच में एक क्लियर रिलेशन होता है। अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस के बारे में, तो इसकी डिसएडवांटेजेस हैं, पहली है नॉट सुटेबल फॉर प्रोजेक्ट्स विद चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स। दूसरा, लेस फ्लेक्सिबल, मतलब अगर हम किसी प्रोजेक्ट को चेंज करते हैं, हम उसको चेंज नहीं कर पाते, इतना फ्लेक्सिबल मॉडल नहीं है कि हम उसको रिक्वायरमेंट्स को बीच में चेंज कर सकें। हमारा तीसरा मॉडल होता है स्पायरल मॉडल। द स्पायरल मॉडल फोकसेस ऑन रिस्क एनालिसिस एंड आइटरेटिव डेवलपमेंट। The development process moves in a spiral shape where each loop represents a development phase। मतलब जो स्पायरल मॉडल में प्रोसेसेस हैं वो एक लूप की फॉर्म में, एक आइट्रेशन की फॉर्म में फेज चलते हैं, वन बाय वन एक स्पायरल की फॉर्म में। अगर हम इसको की पॉइंट्स में डिफ़ाइन करें तो हम कहेंगे स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन रिस्क मैनेजमेंट। जो स्पायरल मॉडल है इसका जो स्ट्रॉन्ग फोकस होता है वो रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर होता है। ये कंटिन्यूसली कस्टमर से फीडबैक लेने में बिलीव रखता है। डेवलपमेंट हैपन्स इन आइट्रेशन। जो इसकी डेवलपमेंट है वो आइट्रेशन में होती है, मतलब लूप्स में चलती है। हर मॉडल की तरह स्पायरल मॉडल की भी कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होती हैं। इसकी पहली एडवांटेज है बेस्ट फॉर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स। दूसरा, अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क। तीसरा, फ्लेक्सिबल डेवलपमेंट प्रोसेस। मेन चीज़ तो यही होती है कि जो स्पायरल मॉडल है वो बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये रिस्क को जल्दी आइडेंटिफाई कर लेता है और डेवलपमेंट फेज़ इसके फ्लेक्सिबल होते हैं। साथ ही साथ ये एक्सपेंसिव मॉडल है और इसके लिए एक्सपीरियंस टीम की रिक्वायरमेंट रहती है, तो ये इसकी डिसएडवांटेजेस होगी। चलिए बात करते हैं एजाइल मॉडल की। एजाइल मॉडल इज़ द मोस्ट वाइडली यूज्ड मॉडल। मॉडर्न सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में एजाइल मॉडल सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला मॉडल होता है। Next, instead of developing the entire software at once, the project is divided into small parts called iteration और sprints। मतलब पूरे प्रोजेक्ट को एक साथ बनाने की बजाय हम उस प्रोजेक्ट्स को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, उनको बनाते हैं। इस मॉडल को ही हम एजाइल मॉडल बोलते हैं। ईच स्प्रिंट्स यूजुअली टेस्ट 2-4 वीक्स। और जो इसके जो छोटे छोटे पार्ट्स हैं, जो आइट्रेशन हैं या स्प्रिंट्स हैं, उनको यूजुअली हर 2 से 4 वीक्स के अंदर टेस्ट किया जाता है। अगर बात करें इसके की पॉइंट्स की,
तो कंटिन्यूस डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग, मतलब जो इसकी डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूसली चलती है, साथ साथ टेस्टिंग भी कंटिन्यूसली चलती है। दूसरा फ्रीक्वेंट क्लाइंट इंटरेक्शन, क्लाइंट से बार बार फ्रीक्वेंटली इंटरेक्शन होती है सॉफ्टवेयर के रिगार्डिंग, रिक्वायरमेंट्स के रिगार्डिंग। तीसरा होता है क्विक डिलीवरी ऑफ वर्किंग सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर पे डेवलपर काम कर रहे होते हैं उसको जल्दी से जल्दी डिलीवर कर देते हैं उस वर्किंग सॉफ्टवेयर को ही, ताकि वो यूज़र से फ्रीक्वेंट फीडबैक ले सकें और टेस्टिंग डेवलपमेंट अच्छे से कर सकें। एजाइल मॉडल की कुछ एडवांटेजेस हैं। हाईली फ्लेक्सिबल, एजाइल मॉडल हाईली फ्लेक्सिबल है, फास्टर प्रोडक्ट डिलीवरी, इजी टू हैंडल रिक्वायरमेंट चेंज। इसके मॉडल के हिसाब से इसकी डिलीवरी फास्ट होती है, चेंजेस अच्छे से किए जा सकते हैं, ईजिली चेंज हो जाते हैं जो रिक्वायरमेंट्स यूज़र प्रोवाइड करता है। और इसकी डिसएडवांटेजेस हैं कि इसके लिए हाईली स्किल्ड टीम की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे ओबियसली जो मॉडल है उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। और डॉक्यूमेंटेशन में भी लेस डिटेल, और जो मॉडल की डॉक्यूमेंटेशन है वो लेस डिटेल्ड होती है, और स्किल टीम की रिक्वायरमेंट होती है जो डॉक्यूमेंटेशन को अंडरस्टैंड कर सके। अभी वैसे तो हमने हर मॉडल को अच्छे से ब्रीफली स्टडी कर लिया है, बट जो इनका क्विक कंपैरिजन है वो हम एक बार देख लेते हैं। इनका कंपैरिजन बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है और एक फ़ीचर के हिसाब से हर मॉडल अलग अलग बिहेव करता है। सबसे पहले हम बात करते हैं डेवलपमेंट स्टाइल की। जो वाटरफॉल मॉडल है, जैसे इसके नाम से क्लियर है, इसका डेवलपमेंट स्टाइल लीनियर और सीक्वेंशियल होता है। और वी मॉडल का डेवलपमेंट स्टाइल होता है डेवलपमेंट प्लस टेस्टिंग पैरेलल। इसमें डेवलपमेंट के साथ साथ हमारी टेस्टिंग भी चलती है, वी मॉडल इसको बोलते हैं। तीसरा स्पाइरल मॉडल का जो डेवलपमेंट स्टाइल है वो आइट्रेटिव विद रिस्क एनालिसिस। इसमें आइट्रेशन के साथ साथ रिस्क को भी मैनेज किया जाता है। चौथा एजाइल मॉडल, इसका जो डेवलपमेंट स्टाइल है वो होता है आइट्रेशन एंड इंक्रीमेंटल। एजाइल मॉडल में आइट्रेशन और इंक्रीमेंटल साथ साथ चलते हैं। अब हम बात करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी की, कि ये मॉडल कितने फ्लेक्सिबल हैं और कितने नहीं। सबसे पहले वाटरफॉल मॉडल देखते हैं। वाटरफॉल मॉडल जो होता है वेरी लो फ्लेक्सिबल होता है, इसको चेंज करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। वी मॉडल भी लो फ्लेक्सिबल होता है। स्पाइरल मॉडल जो होता है वो मीडियम फ्लेक्सिबल है, हम उसको थोड़ा बहुत चेंजेबल कर सकते हैं। बट जो एजाइल मॉडल है वो सबसे ज़्यादा फ्लेक्सिबल है, हम उसको हर फेज़ पे चेंज कर सकते हैं। अब बात करते हैं टेस्टिंग के बारे में। वाटरफॉल के अंदर टेस्टिंग डेवलपमेंट के बाद होती है, जबकि वी मॉडल में टेस्टिंग साथ साथ चलती है, पैरेलली चलती है डेवलपमेंट के साथ साथ। तीसरा स्पाइरल मॉडल में भी डेवलपमेंट के साथ साथ टेस्टिंग होती है। और जो एजाइल मॉडल है इसमें तो हर साइकिल में, मतलब हर फेज़ में टेस्टिंग होती है, कंटिन्यूसली टेस्टिंग चलती ही रहती है। उसके बाद बात करते हैं रिस्क मैनेजमेंट की। वाटरफॉल मॉडल में रिस्क मैनेजमेंट कम होता है, वी मॉडल में मीडियम और स्पाइरल मॉडल में वेरी हाई रिस्क मैनेजमेंट होता है। और एजाइल मॉडल में तो सबसे ज़्यादा ही रिस्क को मैनेज किया जाता है, हैंडल किया जाता है। उसके बाद बात करते हैं कस्टमर इन्वॉल्वमेंट की। वाटरफॉल मॉडल में अगेन कस्टमर इन्वॉल्वमेंट लो होती है, वी मॉडल में मीडियम और स्पाइरल में भी मीडियम, और एजाइल में तो पॉसिबली वेरी इजी, कस्टमर इंटरेक्ट करते ही रहते हैं। अगर बात करें प्रोजेक्ट साइज़ की, तो ये सबसे ज़्यादा मेन डिफरेंस है इन मॉडल्स के बीच में। जो वाटरफॉल मॉडल है वो स्मॉल प्रोजेक्ट्स के लिए बना है, वी मॉडल मीडियम प्रोजेक्ट्स के लिए और स्पाइरल मॉडल लार्ज प्रोजेक्ट के लिए, जबकि एजाइल मॉडल सबसे ज़्यादा बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए बनाया गया है। हाईली स्किल्ड पर्सन्स इस मॉडल में काम करते हैं। देन उसके बाद हम बात करते हैं कॉस्ट की। तो वाटरफॉल मॉडल की कॉस्ट सबसे कम होती है, वी मॉडल की मीडियम, स्पाइरल की हाई और एजाइल मॉडल सबसे कॉस्टली है बट फास्ट भी है। अगर हम बात करें डिलीवरी स्पीड के बारे में, तो डिलीवरी स्पीड वाटरफॉल मॉडल की स्लो है, वी मॉडल की मीडियम है, स्पाइरल मॉडल की हाई है और एजाइल मॉडल की फास्ट और मीडियम है। अगर हम
हर मॉडल में से कुछ बेस्ट पार्ट निकालें तो वो ये निकलेगा, जो वाटरफॉल मॉडल है वो सिंपल प्रोजेक्ट्स विद फिक्स रिक्वायरमेंट के साथ आता है। वी मॉडल प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट्स और अर्ली टेस्टिंग के साथ आता है। स्पाइरल मॉडल प्रोजेक्ट्स रिक्वायरमेंट्स और अर्ली टेस्टिंग के साथ आता है ये भी। और एजाइल मॉडल हाई रिस्क और कॉम्प्लेक्स सिस्टम और कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को मैनेज करने के लिए बनाया जाता है। तो ये सभी की डिफरेंसेस थे इन सभी मॉडल्स के बीच में। उसके बाद हम कवर करेंगे STLC को। STLC की फुल फॉर्म होती है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल। STLC इज़ अ सीक्वेंस ऑफ एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड ड्यूरिंग द टेस्टिंग प्रोसेस। मतलब जब हमारी टेस्टिंग प्रोसेस चलती है तो कुछ एक्टिविटीज़, कुछ सीक्वेंस ऑफ स्टेप फॉलो किए जाते हैं। उसी सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स को STLC मतलब सॉफ्टवेयर टेस्टिंग लाइफ साइकिल कहा जाता है। STLC सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इंश्योर करता है, और हम सिंपल वर्ड्स में अगर बात करें तो कह सकते हैं इट इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस यूज्ड टू टेस्ट सॉफ्टवेयर एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली। SDLC की तरह STLC में भी हमारे पास 6 ही फेज़ होते हैं। पहला रिक्वायरमेंट फेज़, एनालिसिस फेज़, दूसरा टेस्ट प्लानिंग, तीसरा टेस्ट केस डिज़ाइन फेज़, चौथा टेस्ट एग्जीक्यूशन, पांचवा यहाँ पे टेस्ट एग्जीक्यूशन यहाँ पे आएगा बग्स रिपोर्टिंग फेज़, छठा और लास्ट में टेस्ट क्लोजर। तो हम इन सभी फेजेस को 1 बाय 1 कवर करेंगे। हमारा पहला फ़ेज़ है रिक्वायरमेंट एनालिसिस फ़ेज़। इस फ़ेज़ में जो टेस्टर होते हैं वो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को डिटेल में समझते हैं। इसमें जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जाती हैं वो है स्टडी SRS रिक्वायरमेंट्स स्पेसिफिकेशन डॉक्यूमेंट्स। SRS डॉक्यूमेंट को स्टडी किया जाता है। फंक्शनल और नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट को अंडरस्टैंड किया जाता है। टेस्टेबल और नॉन टेस्टेबल रिक्वायरमेंट को आइडेंटिफाई किया जाता है। स्टेक होल्डर्स के डाउट को क्लियर किया जाता है। कौन से टाइप की टेस्टिंग होगी वो डिसाइड किया जाता है कि टेस्टिंग मैनुअल होगी या ऑटोमेशन होगी। उसके बाद स्टार्ट प्रिपेयरिंग RTM को प्रिपेयर किया जाता है। RTM होते हैं रिक्वायरमेंट्स ट्रेसेबिलिटी मैट्रिक्स, इसको प्रिपेयर किया जाता है। बिजनेस लॉजिक को इसमें अंडरस्टैंड किया जाता है। और जो रिक्वायरमेंट एनालिसिस है इसमें हमारी जो आउटपुट होती हैं वो होती हैं RTM का इनिशियल वर्जन, रिक्वायरमेंट अंडरस्टैंडिंग डॉक्यूमेंट। और अगर हम एग्जांपल की बात करें तो लॉजिक सिस्टम इसका एग्जांपल है, जिसमें यूज़र नेम, पासवर्ड, फॉरगेट पासवर्ड जैसे लॉजिक का एनालिसिस किया जाता है। हमारा दूसरा फेज़ होता है टेस्ट प्लानिंग फेज़। इस फेज़ में टेस्टिंग का पूरा रोड मैप डिफ़ाइन होता है, ओवरऑल स्ट्रेटेजी डिफ़ाइन होती है। इसमें हम टेस्टिंग के ऑब्जेक्टिव्स और शेड्यूल को डिसाइड करते हैं। स्कोप को डिफ़ाइन करते हैं, जैसे 2 तरह के स्कोप होते हैं, इन स्कोप और आउट स्कोप। इनको डिफ़ाइन किया जाता है। टेस्टिंग एफर्ट्स को एस्टिमेट किया जाता है कि कितना टाइम लगेगा इस सॉफ्टवेयर की टेस्ट प्लानिंग में और ओवरऑल सॉफ्टवेयर में स्ट्रेटजी में। उसके बाद एस्टिमेट कॉस्ट एंड बजट, कॉस्ट और बजट का एस्टिमेशन टेस्ट प्लानिंग में डिसाइड हो जाता है। टेस्टर्स के रिक्वायरमेंट्स, रिसोर्सेज को आइडेंटिफाई किया जाता है। रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन की जाती हैं। टेस्टिंग टूल सिलेक्ट किए जाते हैं, जैसे एग्जांपल होते टेस्टिंग टूल के जीरा, सिलेनियम। इन टूल्स को डिसाइड किया जाता है कि कौन सा टूल यूज़ किया जाएगा टेस्टिंग के दौरान। उसके बाद डिफ़ाइन एंट्री एंड एग्ज़िट क्राइटेरिया, एंट्री और एग्ज़िट क्राइटेरिया को डिफ़ाइन किया जाता है। रिस्क एनालिसिस को परफॉर्म किया जाता है। टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट इसमें प्रिपेयर किया जाता है, और यही टेस्टिंग प्लानिंग फ़ेज़ की आउटपुट भी होती है, टेस्ट प्लान डॉक्यूमेंट। अगर हम एग्जांपल की बात करें तो हम एग्जांपल के तौर पर कह सकते हैं ये डिसाइड करना कि टेस्टिंग मैनुअल होगी या ऑटोमेशन होगी, तो ये इसका एग्जांपल हो सकता है। उसके बाद हम नेक्स्ट फेज़ देखेंगे, थर्ड फेज़ होता है। तीसरा फेज़ होता है टेस्ट केस डिज़ाइन। इस फेज़ में टेस्टिंग के लिए डिटेल्ड स्टेप लिखे जाते हैं। इसमें टेस्ट सिनेरियो को आइडेंटिफाई किया जाता है, डिटेल्ड टेस्ट केसेस लिखे जाते हैं, फंक्शनैलिटीज़ को कवर किया जाता है। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही टेस्ट केसेस इसमें क्रिएट किए जाते हैं। देन उसके बाद अप्लाई टेस्टिंग टेक्निक्स, जैसे हमारी टेस्टिंग टेक्निक्स होती हैं BVA और EP।
इन टेक्निक्स को अप्लाई किया जाता है। प्री कंडीशंस और पोस्ट कंडीशंस को डिफ़ाइन किया जाता है। इसमें ये इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो टेस्ट डाटा है वो प्रिपेयर किया जाता है। एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स को डिफ़ाइन किया जाता है। इसमें टेस्ट केसेस को ऑप्टिमाइज़ और रिव्यू किया जाता है। जो RTM होता है, जो हमने रिक्वायरमेंट फ़ेज़ में भी बनाया था, यहाँ पे हम उस RTM को अपडेट करते हैं। इसमें मैक्सिमम टेस्ट कवरेज को इंश्योर किया जाता है। और जो टेस्ट केस डिज़ाइन होता है, इसकी आउटपुट में 3 चीज़ें हमें मिलती हैं, जैसे टेस्ट केस, टेस्ट डाटा और अपडेटेड RTM। तो ये 3 चीज़ें इसकी आउटपुट होती हैं। देन उसके बाद एग्ज़ाम्पल देखें तो लॉजिक टेस्ट केसेस इसके एग्ज़ाम्पल हैं। मतलब अगर हमारा यूज़र वैलिड यूज़र है तो हमारा लॉगिन सक्सेसफुल हो जाएगा। अगर हमारा यूज़र नेम इनवैलिड है तो हमें एरर मैसेज शो होएगा और हमारा जो लॉगिन है वो अनसक्सेसफुल होगा। उसके बाद हमारा चौथा फेज़ होता है टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज़। इस फेज़ में एक्चुअल टेस्टिंग होती है। यहाँ पे टेस्ट केस को एग्जीक्यूट किया जाता है, डिफाइंड स्टेप्स को फॉलो किया जाता है। जो हमारा एक्चुअल रिज़ल्ट है, उस एक्चुअल रिज़ल्ट को एक्सपेक्टेड रिज़ल्ट के साथ कंपेयर किया जाता है। मार्क टेस्ट केसेस एज पास और फेल। जो हमारे टेस्ट केसेस हैं उनको मार्क किया जाता है एज अ पास और फेल। आइडेंटिफाई डिफेक्ट्स एंड बग्स। बग्स और डिफेक्ट्स को इसमें आइडेंटिफाई किया जाता है। और जो हमारे फेल्ड टेस्ट केसेस हैं उनको रिकॉर्ड बनाया जाता है, उनका एक रिकॉर्ड रखा जाता है। रीटेस्टिंग और रिग्रेशन टेस्टिंग परफॉर्म की जाती है बग्स को फिक्स करने के बाद। इसमें टेस्ट एग्जीक्यूशन स्टेटस को अपडेट किया जाता है। मेंटेन एग्जीक्यूशन रिपोर्ट। ऑब्वियसली इसमें जो हमारा एग्जीक्यूशन चलता है तो उसमें एग्जीक्यूशन रिपोर्ट को मेंटेन किया जाता है। एंश्योर ऑल टेस्ट केसेस आर एग्जीक्यूटेड। ये एंश्योर होता है इस टेस्ट केस में कि जो हमारा टेस्ट केसेस है वो सारे एग्जीक्यूट हो रहे हैं, इस बात को एंश्योर किया जाता है। ट्रैक टेस्टिंग प्रोग्रेस। टेस्टिंग प्रोग्रेस को इसमें ट्रैक किया जाता है। टेस्ट एग्जीक्यूशन फेज़ की आउटपुट होती है टेस्ट एग्जीक्यूशन रिपोर्ट या फिर डिफेक्ट रिपोर्ट। अगर हम इसका करेक्ट एग्जांपल की बात करें तो करेक्ट पासवर्ड डालने पर भी लॉगिन फेल हो रहा है, मतलब इसके अंदर डिफेक्ट है। तो मतलब हम एग्जीक्यूट करके चेक कर देते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर में डिफेक्ट है या नहीं है। हमारा नेक्स्ट फेज़ होता है बग रिपोर्टिंग फेज़, या हम इसको डिफेक्ट मैनेजमेंट फेज़ भी बोल सकते हैं। जब हमें बग मिल जाते हैं किसी भी सॉफ्टवेयर को टेस्ट करते टाइम, तो उनको प्रॉपर फॉर्मेट में रिपोर्ट किया जाता है। तो इसी चीज़ को बग रिपोर्टिंग बोला जाता है। इसमें क्रिएट बग रिपोर्ट, एक बग रिपोर्ट को क्रिएट किया जाता है। असाइन यूनिक बग आईडी। बग्स को एक यूनिक आईडी प्रोवाइड की जाती है। राइट क्लियर बग डिस्क्रिप्शन। बग्स के बारे में बहुत क्लियर ही डिस्क्रिप्शन लिखा जाता है। मेंशन स्टेप टू रिप्रोड्यूस। रिप्रोड्यूस करने के स्टेप्स को मेंशन किया जाता है। एक्सपेक्टेड और एक्चुअल रिजल्ट्स को ऐड किया जाता है और प्रायोरिटी को ऐड किया जाता है। देन स्क्रीनशॉट्स को अटैच किया जाता है। असाइन बग टू डेवलपर्स। डेवलपर्स के लिए बग्स को असाइन किया जाता है। ट्रैक बग स्टेटस। इसमें बग स्टेटस को भी ट्रैक किया जाता है। जैसे हमारी एक बग लाइफ साइकिल होती है, सबसे पहले न्यू, असाइंड, ओपन, फिक्स्ड, रिटेस्ट, देन क्लोज। तो हमारा बग है जो इस पूरी की पूरी लाइफ साइकिल से गुजरता है, इसको ट्रैक किया जाता है बग स्टेटस को। वेरीफाई बग फिक्स, रीओपन बग इफ़ नॉट फिक्स। अगर कोई बग फिक्स नहीं हुआ तो उसको रीओपन किया जाता है। मेंटेन डिफेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम। डिफेक्ट ट्रैकिंग सिस्टम को मेंटेन किया जाता है। और जो इसमें आउटपुट होती है वो बग रिपोर्ट, या हम कह सकते हैं डिफेक्ट रिपोर्ट, इसमें आउटपुट मिलती है। अगर हम एग्जांपल की बात करते हैं तो जैसे लॉगिन बटन को क्लिक करने पर भी हमारा जो पेज है वो ओपन नहीं होता, तो ये हाई प्रायोरिटी बग्स माना जाता है। हमारा जो 6th और लास्ट फेज़ होता है वो होता है टेस्ट क्लोज़र फेज़। इस फेज़ में जब हमारा टेस्टिंग कंप्लीट होने वाला होता है तो एक फाइनल एनालिसिस किया जाता है, तो उसको बोल सकते हैं हम टेस्ट क्लोज़र। मतलब हम पूरी टेस्टिंग को ओवरऑल क्लोज़ कर रहे हैं। इस फेज़ में हम वेरीफाई करते हैं ऑल टेस्ट केसेस को और एग्जीक्यूट करते हैं। सभी टेस्ट केसेस को एग्जीक्यूट और वेरीफाई किया जाता है। देन उसके बाद चेक इफ़ एग्जिट क्राइटेरिया आर नॉट मैट। देन एनालाइज टेस्ट कवरेज, काउंट पास्ड एंड फेल्ड टेस्ट केसेस, एनालाइज डिफेक्ट डेंसिटी, prepare defect summary, document lessons learned, identify improvement area, prepare test summary report, achieve test
आर्टिफैक्ट्स साइन ऑफ फ्रॉम स्टेक होल्डर्स क्लोज टेस्टिंग प्रोसेस। मतलब हम इसमें ओवरऑल टेस्टिंग प्रोसेस को क्लोज कर रहे होते हैं। इसमें जो आउटपुट मिलती है हमें वो होती है टेस्ट रिपोर्ट समरी, या फिर हम कह सकते हैं टेस्ट क्लोजर रिपोर्ट। अगर हम एग्जांपल की बात करें, जैसे हमने 100 टेस्ट केस लिए, उसमें से हमने पूरी ओवरऑल समरी बनाई कि उसमें से 90 पास हो गए, हमारे 10 फेल हो गए, तो हमने इसमें एक रिपोर्ट में मेंशन कर दिया कि हमारी एक टेस्ट रिपोर्ट समरी है और फाइनल रिपोर्ट है। देन ये हमारा फाइनल फेज़ था। इसके बाद हम जो SDLC और STLC के बीच का डिफरेंस है वो आने वाले वीडियो लेक्चर्स में कवर करेंगे, क्योंकि हमारा वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा है, इस वजह से हम उसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। हम एक बार की पॉइंट्स के ऊपर नज़र डाल लेते हैं कि STLC के क्या की पॉइंट्स होते हैं। हमारा पहला पॉइंट है STLC इज़ अ स्ट्रक्चर टेस्टिंग प्रोसेस। जो STLC होता है वो एक स्ट्रक्चर टेस्टिंग प्रोसेस होता है। ईच फेज़ हैज़ इनपुट एंड आउटपुट। हर एक फेज़ के पास उसकी इनपुट और आउटपुट होती है। आउटपुट ऑफ वन फेज़ बिकम इनपुट ऑफ नेक्स्ट फेज़। जो वन फेज़ की आउटपुट होती है वो दूसरे फेज़ की इनपुट बनती है। RTM इज़ अपडेटेड इन मल्टीपल फेज़। जो RTM है उसको मल्टीपल फेजेज़ में अपडेट किया जाता है। टेस्टिंग स्टार्ट अर्ली। टेस्टिंग को अर्ली स्टार्ट कर दिया जाता है फ्रॉम रिक्वायरमेंट फेज़ में ही टेस्टिंग स्टार्ट कर दी जाती है। हेल्प्स इन इम्प्रूविंग सॉफ्टवेयर क्वालिटी। STLC सॉफ्टवेयर की क्वालिटी को इम्प्रूव करने में हेल्प करता है। इंश्योर सिस्टमेटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड टेस्टिंग। सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज्ड टेस्टिंग को इंश्योर करता है।